था आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा हार के बाद बदलाव, फेरबदल, बदलेंगे हालात। जी हां, दिल्ली में हार की हैट्रिक लगाने के बाद कुछ और हो उससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बदलाव किया है। संगठन के भीतर पार्टी ने बड़े स्तर पर सर्जरी की। देर शाम को कल कांग्रेस ने अपने तमाम राज्यों के प्रभारियों में बदलाव किया है, जिनमें जहां पर कुछ प्रभारियों के प्रभार बदले गए हैं तो वहीं कुछ को प्रभार मुक्त करके नए लोगों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि 2 साल बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं। और अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस तरह के कयास है और नए चेहरों को मौका दिया जाना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के नेता हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभारी लगाया गया है, लेकिन क्या ये बदलाव कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में मदद करेंगे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। हार से मचा हाहाकार, कांग्रेस के लिए कितने सबक? पुराने नेताओं से उठ गया भरोसा, नए चेहरों पर दांव। राजस्थान में भी होंगे बदलाव, नए चेहरे होंगे शामिल। हार के बाद बदलाव, फेरबदल, बदलेंगे हालात। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बदलाव से हालात कितने बदलेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से खड़ी हो पाएगी इस बदलाव के बाद, परिवर्तनों के बाद में? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये जो एक्शन लिया गया है, कई प्रभारियों को बदला गया है। हालांकि हरीश चौधरी को भी राजस्थान से मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अलग अलग राज्यों के प्रभारियों में बदलाव की अभी भी कई जगहों से खबरें आ रही हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कुछ बदलाव होंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के भीतर की सर्जरी पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि इस बदलाव से आगे क्या बदलेगा कांग्रेस पार्टी के भीतर, क्योंकि दिल्ली चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए लगातार पिछले 3 दफा से अगर हम देखें तो आशा के अनुरूप नहीं रहे हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब दिल्ली के इस बार के नतीजे आए, उसके बाद कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलावों से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कई नए लोगों को मौका अलग अलग जगहों पर दिया जा रहा है। पार्टी इसे लेकर के मंथन कर रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनका परिचय मैं करवा दूं। आपको बता दें कि राखी राठौड़, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैमिनी साहब, पहले आपसे एक टिप्पणी की कांग्रेस पार्टी के भीतर जो ये बदलाव वाली कवायद चल रही है, उससे हालात क्या कांग्रेस के बदलेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए हेमंत जी, कहा जाता है दूध से जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। आपको याद होगा हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया था, रेवेन्यू मिनिस्टर थे राजस्थान में, और पंजाब का हश्र क्या हुआ? तो मध्य प्रदेश में जहां लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से दूर है, कांग्रेस की हालत बड़ी नाजुक है मध्य प्रदेश में, तो क्या हरीश चौधरी वहां कोई गुल खिला पाएंगे? हरीश चौधरी ने यह जरूर है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके परंपरागत प्रतिद्वंद्वी रहे हनुमान बेनीवाल के खास आदमी उमेदाराम बेनीवाल को अपने छिटकाकर, उनके आरएलपी से छिटकाकर कांग्रेस का टिकट दिलाकर एमपी बना दिया। तो उनको लगता है कि बायतू सीट अब सेफ हो गई। ये जरूर उपलब्धि मानी जा सकती है। और जो कास्ट इक्वेशन है राजस्थान में, कहा जाएगा कि प्रदेशाध्यक्ष भी कास्ट जाट कम्युनिटी से हैं और आपने प्रभारी भी अभी इस सूची में केवल हरीश चौधरी को बनाया, वो भी जाट कम्युनिटी से है। और हालत यह है कि केवल प्रभारी बदलने से कुछ नहीं होगा। जो हालात दिल्ली में हमने देखे हैं, लगातार 3 बार से 0, डबल 0 डिजिट, वो चेंज नहीं कर पा रही कांग्रेस। तो कहीं कांग्रेस को खुद के, जो मैं कहूंगा कि जो मेजर पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब तक वहां रिफॉर्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखिए भंवर जितेंद्र सिंह को ये बराबर प्रभारी बनाए हुए हैं। अब हालत यह है कि अगर सचिन पायलट
यहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फोन टेपिंग का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि फोन टेपिंग के दंश उन्होंने झेला है, तो दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी पर बात करते हैं, और जिस पर कल गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कहा कि अपने पापों की याद आ रही है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस में केवल चेहरे बदलने से काम नहीं होगा, ग्रास रूट पर काम करने की दरकार है। हालत यह है कि 500 चेहरे हैं कांग्रेस में, वही दिखते फिरते हैं कांग्रेस में, उन्हीं को प्रभारी बना दिया जाता है, उन्हीं को प्रदेश प्रभारी बना दिया जाता है। यानी जो नई टीम को जोड़ने के जो ग्रास रूट पर बूथ मैनेजमेंट होता है, वो माइक्रो मैनेजमेंट कहीं न कहीं कांग्रेस खो गई है। कांग्रेस में ये होड़ मच रही है, हम सदन में भी देखते हैं, अभी विधानसभा चल रही है, कि टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा अपना क्रेडिट स्कोर, अपना सिविल स्कोर राहुल गांधी के साथ मेंटेन करना चाहते हैं। जिस दिन सदन में बोलते हैं राहुल गांधी, उस दिन डोटासरा अपना यहाँ टाइम लेते हैं विधानसभा में कि मुझे आज ही बोलने दिया जाए, और फिर बातें वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, और कि हम ईडी से नहीं डरते हैं, सीबीआई से नहीं डरते हैं। और हम देखते हैं कि जब दूसरे दिन आरोप लगाते हैं कि किशनगढ़ के एमएलए विकास चौधरी के ऊपर अचानक उनके मित्र के यहाँ जीएसटी की टीम चलेगी, तो कार्रवाई हो रही है, यानी मित्र के यहाँ चलेगी तो भी उस एमएलए से जोड़कर देखा जा रहा है, व्यापारी मित्र के। तो ये जिस तरीके का कांग्रेस में माहौल चल रहा है, यानी विदाउट डिसिप्लिन आप डेमोक्रेसी में। मिथिलेश जी वो तो कह रहे थे कि चलेगी, उससे आपत्ति नहीं है, जाकर के ये कहा कि भाई अपने दोस्त को समझाया ना कि इतना ज्यादा नहीं बोले दोबारा। तो अगर ऐसी कोई धमकी अधिकारी देते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम इस बात को फ्रेम किया जा रहा है कि चोटीलाल जी वाले मुद्दे को उठाते हैं, विकास चौधरी वाले मुद्दे को उठाते हैं, और दोनों में कहीं न कहीं सच्चाई नहीं है। तो कहीं न कहीं यानी पराई जो चूल्हे पर रोटी सेकने की जो आदत कांग्रेसियों की पड़ गई है, उसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। जमीर साहब, इसमें तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि वो तो खुद कैबिनेट मंत्री की तरफ से सवाल उठाए गए, उनकी तरफ से जो सरकार में है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फोन टैपिंग को लेकर के। जी तो ये तो सरकार का भी बनता था इस पर कि वो स्पष्ट करें मुख्यमंत्री से, कांग्रेस पार्टी इस लिहाज से। देखिए विपक्ष है तो विपक्ष को तो मुद्दा लपकना ही था, तो और इससे बेहतर मुद्दा क्या हो सकता था, जो उनके ऊपर जैसा ही बीता था वो उनको मुद्दा मिल गया। बहरहाल मैं आता हूं आपके पास में। प्रतीक जी, क्या ये जो बदलाव है इससे कुछ कांग्रेस पार्टी के हालात बदलेंगे? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो प्रतीक जी स्वागत है आपका, टिप्पणी भी आपकी। जी देखिए, जो बदलाव होता है वो एक सतत प्रक्रिया होती है, और ये बदलाव जो था वो काफी समय से पेंडिंग चल रहा था। तो जो आला कमान है उन्होंने मीटिंग करके और नए युवा चेहरों को मौका दिया है, प्रभारी बना करके, महासचिव बना करके। तो मुझे लगता है कि सतत प्रक्रिया, और सतत प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, समय के हिसाब से चेंज होते रहने चाहिए, और जो नई नियुक्तियां हुई है वो नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं तो यही कह सकता हूं। अब मिथिलेश जी किस बातों का क्या मतलब निकालते हैं वो मिथिलेश जी जाने, क्योंकि वो सब सच्चाई से परे होते हैं, तो मिथिलेश जी वो ज्यादा वर्णन बता सकते हैं उसका। जी, लेकिन इसलिए देखिए ये सवाल भी मिथिलेश जी इसलिए उठा रहे हैं कि जब दिल्ली के नतीजे आए उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था विधानसभा में, जिसका जिक्र उन्होंने एक जनसभा में भी किया, कि मैंने तो कल ही कह दिया था कि जीरो से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी, यह हालत रही। तो पहले राजस्थान के उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी, फिर दिल्ली के अंदर जीरो का जीरो ही रहा। उन्होंने कहा कि इसका आकलन उन्होंने जब वे दिल्ली का चुनाव प्रचार कर रहे थे उसी वक्त लगा लिया था। हेमंत भाई, आज 2-4 जगह जिला परिषद के उपचुनाव हो रहे थे, वहां पे बीजेपी की हालत क्या हुई मैं नहीं बताऊंगा इस बात को, आप खुद ही देख लीजिएगा कि वहां बीजेपी की क्या हालत हुई। उपचुनाव जीतना, अगर सरकार जीतना होता है तो पिछली सरकार के समय पे हमने सारे उपचुनाव जीते थे, फिर भी हमारी सरकार नहीं आई। तो ये उपचुनाव जीतना सरकार के काम पे मोहर लगना होता है। तो क्यों इनके मंत्री हार गए थे? मंत्री बनाया था ना गंगानगर से, तो क्यों इनके राज्य मंत्री हार गए थे अगर सरकार के काम पे मोहर होती है? मुझे लगता है कि भजन लाल जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि केरला में उनकी कितनी सीटें हैं, उनकी तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, उनकी पंजाब में कितनी सीटें हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है अगर आप सत्ता के शीर्ष पर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1951 में जनसंघ से चले थे, जब से जनसंघ, फिर जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, क्या होता था, इनकी कितनी कितनी सीटें आती थी। चाहे 52 के चुनाव की बात करें, 57 की, 63 की, 67 की और 80 की, 84 की,
84 में देख लीजिए 2 सीटें आई थी। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ये जो चुनाव जीतना और हारना एक अलग एक सत्ता का प्रोसेस है, एक चुनाव का प्रोसेस है, लेकिन अपनी प्रासंगिकता कांग्रेस पार्टी हमेशा रखती है, जनता के मुद्दे हमेशा उठाती रहती है और हमेशा उठाती रहेगी, सदन से लेकर के और सड़क तक। लेकिन मिथिलेश जी कह रहे थे कि अभी कि कांग्रेस में कुछ ही चेहरे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं और इस बदलाव को जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, कोई हालात बदलने वाले कांग्रेस के भीतर के है नहीं। और वही कह रहे हैं कि हरीश चौधरी को पहले पंजाब का प्रभारी बनाया हुआ था, पंजाब की हालत क्या हुई, अब उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है। मिथिलेश जी ने वो लिस्ट देखी नहीं है, उसमें अधिकतर ऐसे चेहरे हैं जिनको पहली बार किसी प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। दूसरी बात, ये पंजाब की बात कर रहे थे, तो पंजाब में बीजेपी का क्या हुआ? हम तो सत्ता में थे, सत्ता से विपक्ष में आ गए हम वहां पर, लेकिन जिस बीजेपी की बात मिथिलेश जी ज्यादा करते हैं, उस बीजेपी का क्या हाल है? कितनी सीटें हैं पंजाब के अंदर और आगे आने वाले चुनावों के अंदर कितनी सीटें आ जाएंगी? लोकसभा में कितनी सीटें जीत गए उस पंजाब के अंदर, बताइए, उसकी भी तो चर्चा कर लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार जीत सिर्फ एक यही आकलन करना कि हार जीत, हरियाणा बोलते रहते, हरियाणा में कितना परसेंटेज हमारा मार्जिन कम रहा? 0.5%। तो 0.5% से बोले परसेंटेज जीत तो हो गई, बताइए। ऐसे थोड़ी होता है, जीत और हार चलती रहती है, लेकिन जीत होती है ना प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी जीत होती है। नहीं, बिल्कुल होती है ना। अब परसेंटेज कम रहा लेकिन सरकार नहीं बना पाए ना, ये बात तो बीजेपी और जनता की कोई कसौटी तो राजनीति में अगर कोई होती है तो वो हार जीत ही होती है। तो इसलिए जमीनी साहब वही आंकड़े देख करके बोल देते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कुछ सीखना नहीं चाहें तो ये आपकी मर्जी है। फिलहाल राखी राठौड़ जी, ये इनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, अभी प्रतीक भाई कह रहे हैं कि देखिए जो बदलाव हो रहे हैं वो आने वाले दिनों में हालात भी बदलेंगे और अब तो सड़क से लेकर के सदन तक लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। ये नए प्रभारी बनाए, जो संगठन में बदलाव हो रहा है, वो और ज्यादा आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी जनता के लिए लड़ेगी। देखिए हेमंत जी, प्रभारी बदलना कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मैटर है, जिसको चाहे जहां पर चाहे प्रभारी बदलें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत सर्जरी की है और मरहम से काम चला रहे हैं। वो मरहम भी जो घाव वाली जगह है वहां नहीं लग रहा है। आप प्रभारी की बात, अभी भूपेश बघेल जी की आप बात कर रहे थे, इससे पहले आसाम में, यूपी में देखा हमने क्या स्थिति थी रही, अपना खुद का स्टेट वो नहीं बचा पाए और अब पंजाब पहुंचेंगे। ऐसे हरीश चौधरी जी ने पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किया और उसके बाद एमपी जहां पे ऑलरेडी 0 पर है, लोकसभा में तो खैर। आप ऐसे लोगों को लगाएं जिनसे कि वहां के कार्यकर्ताओं की एक्चुअल भावना, देश की भावना, क्या विचार रखते हैं, अगर वो चीज डेवलप कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे हर पार्टी को प्रोग्रेस मिलेगी। आप बिहार में देखिए, अब बिहार में जिस व्यक्ति को इन्होंने लगाया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा कोई ऑब्जेक्शन बनने का कोई बात होती है, लेकिन एक जनरल विचारधारा ये है कि बिहार एक ऐसा उत्तर भारतीय स्टेट, वहां पे किसी दक्षिण भारतीय को लगाना, क्या वो वहां पे कन्विंस कर पाएगा, क्या कम्युनिकेट कर पाएगा, वह भाषा एक इश्यू होगी। तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए अगर आप चीजों को लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज ठीक नहीं है। कृष्णम अलावरुआ, आप सर्च मत कीजिए, प्रतीक जी मैं बता देती हूँ नाम। तो बिहार में किसी राखी जी आज पूरी तैयारी के साथ आई हैं, वैसे आप हमेशा तैयारी के साथ आती है, लेकिन अच्छा लगा कि लगे थे जी, अच्छा लगा थे प्रतीक जी। मुझे तो पता है, मैं कोई सर्च नहीं कर रहा था। लेकिन बात यह है, देखिए मंशा, देश की जनता क्या चाहती है, हर चीज पे ऑब्जेक्शन करना। आज हमने देखा कि वक्फ बोर्ड पे कानून बन रहा है, यूसीसी की बात हो रही है, लेकिन देश की जनता जब उसके फेवर में, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। राम मंदिर आंदोलन से लेकर के राम मूर्ति बनाने तक, मुहूर्त लगाने तक, मंदिर बनाने तक हर बार विरोध किया। धारा 370 का विरोध किया, हर बार, मतलब हर चीज का आप विरोध करोगे। कुंभ के लिए खड़गे जी ने कुछ कह दिया, कल जा रहे, मालूम चला हमें बहन भाई, तो विचारधारा स्पष्ट नहीं है। 4 महीने पहले जिस पार्टी के साथ में आप मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, आज आकर के उस पार्टी के खिलाफ आप लोग ग्राउंड पर बोल रहे हैं। तो जिस तरह से हेमंत जी, आपकी विचारधारा कहीं स्थिर नहीं है। आप क्या चाहते हो? देश का विरोध करते करते आप लगातार विरोध करते जा रहे हैं। हर जो देश में अच्छा काम हो जाए उस काम का विरोध करना है। किसी पार्टी का विरोध करना समझ में आता है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष के रूप में एक प्रोडक्टिव काम आपको करना है, लेकिन हमें करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है बीजेपी का, और उसका विरोध करते करते जाए देश का विरोध हो जाए। एक उदाहरण देना चाहूंगी किस तरह से चाटुकारिता है। जब एक है तो सेफ है वाला नारा महाराष्ट्र में चला, तो इनके आसपास के लोगों ने क्या समझाया? समझ में आता नहीं ना। उन्होंने समझाया सेफ का मतलब सुरक्षित नहीं होता है, उसका मतलब तिजोरी होती है। वो तिजोरी लेके गए थे ना, 101 सीट पर लड़े। महाराष्ट्र में क्या स्थिति हुई? 15 सीटों पर आकर रह गई कांग्रेस पार्टी। तो उनको समझ ही नहीं है, और समझ किससे आती है? अनुभव से आती है। जो जीता है उस पल को, कलावती के घर जाके एक टाइम पूरी खाने से गरीबी समझ में नहीं आती। 1 घंटा कहीं पर रुक करके किसी भी चीज को सिर पे उठाने से समझ में नहीं आती। ये फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं। रेलवे स्टेशन पे कुली बनने से समझ में नहीं आता है कि कुली की प्रॉब्लम क्या होती है। मोदी जी ने जिया है गरीबी, उनको मालूम है क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए
राकेश जी। इसीलिए उनकी बात आर्टिफिशियल नहीं लगती। मोदी जी जब बात करते तो लगता है कि गरीबों की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब बोलते हैं तो लगता है आर्टिफिशियल बात है, जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही। कहीं पर कुछ भी लगा लें, कुछ भी कर ले, मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी को। यहां पर भी अभी मिथिलेश जी कह रहे थे, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, इनके बीच का जिस तरह का सिर्फ टव्वल देखते हैं हम लोग, जो सिर्फ टव्वल 5 साल पहले हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में देखा था, वैसा सेम सिर्फ टव्वल अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में। तो सिर्फ आपसी लड़ाई करना, ग्राउंड लेवल पे ये नहीं पहचानना कि जनता की मंशा क्या है, क्या कार्यकर्ता चाहता है, ये सब कुछ नहीं अगर पहचानेंगे तो यही हाल होगा। रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने दिल्ली के अंदर 3 बार लगातार, लोकसभा में 3 बार लगातार, विधानसभा में 0-0 लाने का। ऐसी पार्टी के साथ उम्मीद भी की जा सकती है। राहुल गांधी जैसे जब लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सिल्वर स्पून के साथ आए, उन्हें मालूम नहीं देश का विचार क्या है, उन्हें मालूम नहीं देश क्या चाहता है, तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। आप देखिए हरियाणा के अंदर जब इनके प्रभारी इलेक्शंस हुए तो ये इल्जाम लगा कि हरियाणा के जो प्रभारी हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट बांट दिए। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर भी यही सेम हुआ। तो ऐसे लोगों को लगाएंगे कि ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं होगा। सुखविंदर सिंह, लेकिन उनसे जान लेते आपने, ये तो बता दीजिए हेमंत जी। वो बता रहे हैं प्रतीक जी कह रहे हैं कि सर्जरी की जरूरत है जब पार्टी में आप मलहम लगा रहे हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को सर्जरी की जरूरत है और उस वक्त आप मलहम लगा रहे हैं। दूसरा मेरा सवाल इसके साथ साथ ये है कि क्या बाहर के प्रभारी और ये तमाम संगठन में बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भी ये बदलाव होंगे? दोनों बातें। देखिए हेमंत भाई, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्यों उनके दौर में कांग्रेस अधिकतर चुनाव जीतती थी और क्यों बीजेपी अपने अधिकतर चुनाव हार जाती थी? पूरा दौर उठा के 1952 से लेकर के और 89-93 तक का आप दौर देख लीजिए, इनकी क्या हालत होती थी। तो अगर चुनाव जीतने से अगर ये कहेंगे, अगर ये राखी जी बोल जाएं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज्यादा बड़े नेता है मोदी जी, तो मैं इनकी बात को मान जाऊंगा। दूसरी बात, ये सर पुटवल की बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर, इनके किरोड़ी लाल मीणा जी क्या कह रहे थे कि मेरी फोन टैपिंग हो रही है, सीआईडी कराई जा रही है, 7 करोड़ रुपए की बजरी प्रतिदिन निकाली जा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। इनके अविनाश गहलोत क्या कह रहे थे, पर्ची से चलती है भाई हमारी सरकार। तो अविनाश गहलोत जी का वीडियो है ये हमारे ऊपर, अरे सत्ता में आपको बिठाया है, आपको जवाब देना है। उसको जवाब देने की जगह पिछली सरकार ने ये कर दिया था, उसकी पिछली सरकार ने ये कर दिया था, वहां 0 आ गए थे। अरे आप मुझे बता दीजिए, 52 से चुनाव लड़ रही है, पहले जनसंघ, फिर अपनी पार्टी का नाम बदला, फिर जनता पार्टी, फिर अपनी पार्टी का नाम बदला भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें ला रहे थे और बिहार की बातें कर रहे थे। बिहार में लास्ट बीजेपी का मुख्यमंत्री कब बना था ये बता दीजिए। आजाद हिंदुस्तान के अंदर बिहार में आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। पता है आपको राखी जी की नहीं पता है? बिहार की बड़ी बातें कर रहे थे आप, क्या हुआ बताइए फिर बिहार में? आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। आजाद हिंदुस्तान में जब से देश आजाद हुआ है 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे, तब से लेकर के आज तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। बिहार की चिंता हो रही है इनको। आप पंजाब की भी चिंता कर लीजिए, कितनी सीटें आती हैं। आप तमिलनाडु की भी चिंता कर लीजिए, केरला की भी चिंता कर लीजिए। क्या आप लोग उसको हिंदुस्तान का पार्ट नहीं मानते हैं, या इसलिए आप उसको सोच रहे हैं कि चलिए हमारी हालत वहां नहीं है तो कोई बात नहीं? तो ऐसी बातें मत कीजिए। अटल जी और आडवाणी जी के समय पे 2-2-0 पता नहीं कितनी सीटें आती थी। उस समय भी बीजेपी अगर तो आप उस दौर का अनुसरण कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी तो उस जगह कहीं नहीं है। अब आप उस दौर का अनुसरण हम उस दौर का अनुसरण नहीं कर रहे। मैंने तो आपसे पूछा कि अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा बड़े नेता थे, बता दीजिए। आप तो उस बच्चे की जैसे करने लगे हैं एग्जाम में कि वो हर बार ये ज्यादा बड़ा नेता मानते हैं कि मोदी जी को मानते हैं, बहुत पढ़ाई करूंगा, फिर 0-0 ले आता है। भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप अटल जी को ज्यादा बड़ा नेता मानते हैं कि आप मोदी जी को मानते हैं? अटल जी के समय में तो ज्यादातर चुनाव हारती थी बीजेपी, तो आप बीजेपी अपने दौर के सब ज्यादा बड़ा नेता मानते हैं? देश के प्रधानमंत्री है तो ऑब्वियसली अटल जी को, अटल अपने दौर के नहीं। मैं तो इसमें मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बड़े नेता थे। आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है तो बड़े नेता ही है, तभी देश के प्रधानमंत्री है। नहीं है ना, बिल्कुल है। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप दो महान नेताओं के बीच में आप ऐसे तुलना करके किसी को बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं? मैं पूछूं आपसे, राजीव गांधी बड़े नेता थे, इंदिरा गांधी बड़ी नेता थी, नरेंद्र मोदी लगातार हर दिन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राजीव गांधी बड़े नेता थे या इंदिरा गांधी बड़े नेता थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता थे या राजीव गांधी बड़े नेता थे, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या जवाब बताइए? जवाहरलाल नेहरू बड़े नेता थे, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से, मैं तो बोल रहा हूं, बिल्कुल 100%। और जमीनी साहब मुस्कुरा रहे हैं, जमीनी साहब
मैं तो कह रहा हूं आप उनसे कहलवा दीजिए कि मोदी जी बड़े नेता है कि अटल जी बड़े नेता है, और अटल जी अगर बड़े नेता थे तो अधिकतर चुनाव क्यों हारती थी बीजेपी उस समय पे? जिस पार्टी में एक परिवार की बात हो कि पिताजी को कैसे बोले कि बेटी से बड़े नेता थे, जहाँ परिवार के पीछे पीछे पड़े रहे। बोल रही है परिवारवाद की बात। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, शांति रखिए। ये तो गांधी परिवार की पूरी पार्टी है, जहां पर देखिए गलत बात है हेमंत जी, इसी तरह का परिवारवाद की बात है। आपने कोई बात की, मेरी बात सुनिए ना, अब आपने कोई बात की सुनिए। जैसे ही गांधी परिवार पे बात आती ना, तो क्या मिर्ची लग जाती है, परिवारवाद की बात कैसे? परिवारवाद की बात क्यों नहीं है? क्योंकि आप जवाहरलाल नेहरू को बैठकर बताते हो इंदिरा गांधी से अगर किसी पार्टी को आगे लाने के लिए हर एक नेता का कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो इम्पोर्टेंट है। हमको गांधी परिवार की चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पार्टी को आगे ले जाने के लिए किसी एक नेता ने भी काम किया तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारी पार्टी इसीलिए 2 सीटों से आई थी। राजीव गांधी जी ने मजाक उड़ाया था ना लोकसभा में, 2 सीटों से इसलिए आगे आई क्योंकि हमने कार्यकर्ता को वैल्यू दिया। आप तो अभी बैठे बैठे गांधी अपनी पार्टियों के नाम बदले जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भावना को नहीं समझोगे तो यही होगा। अगर हमने ऐसा काम किया जिससे देश के अंदर हमने रिकॉर्ड स्थापित किया है। क्या हमारी पार्टी का नाम बदल लिया बताइए? इंदिरा कांग्रेस, और आपकी पार्टी का नाम नहीं बदला। इंदिरा कांग्रेस कांग्रेस थी है और रहेगी। प्रतीक जी झूठ मत बोलिए, नहीं बदला पार्टी का नाम। कांग्रेस आई क्या थी? स्टेट्स के अंदर बात हो रही है हेमंत जी, अभी झूठ तो मत बोलिए। कांग्रेस आई क्या थी? सरकारों में हमने कांग्रेस आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग पार्टी थी। नहीं, कांग्रेस आई का बाद में विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी अलग पार्टी बनाई। ये बात तो आप झूठ बोल रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, फिर पुराना जा रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया उन राज्यों का। राकेश जी एक मिनट, मिथिलेश जैमिनी साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं। जैमिनी साहब, क्या प्रतीक जी ठीक बोल रहे हैं? देखिए, प्रतीक जी जो कहें, लेकिन इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस आई ही थी। हाँ। अब सबको पता था आई कांग्रेस आई नारा लगा करता था, तो ये तो बात नहीं है कि नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट से फर्क पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जब राजस्थान में 11 सीटें जीत गई कांग्रेस लोकसभा में और दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई, उस समीक्षा बैठक में क्या हुआ प्रतीक जी वो बता दें कि जब डॉक्टर सीपी जोशी जो बहुत बड़े इनके नेता हैं, उनके मुंह से एक नेता का नाम निकल गया जो इनकी पार्टी का नहीं है, जो डोटासरा जी को नागवार गुजरा, उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हम 11 सीटें जीत गए। और वहां पर उनके बीच में उन मीटिंग के बाद, राहुल गांधी की मीटिंग के बाद में हॉट टॉक हो गई दोनों के बीच में, और अशोक गहलोत जी को बीच बचाव करना पड़ा। यानी जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा जी आज अपने आप को एकदम एज ए भावी सीएम अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हैं और किसी को बड़े छोटे का लिहाज नहीं रख रहे हैं, तो क्या इससे राज आ जाएगा? राज लाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, इतना आसान काम है नहीं। वो बार बार भले ऐसा ही, जैसे फोन टेपिंग पे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्रोडीलाल जी के बयान पे, वो ऐसा ही भर्ती पर क्यों नहीं बोलते जिसमें राजस्थान के 8.5 लाख नौजवानों को बाहुल, वो जो अपने पीटीआई की भर्ती हुई जिसमें 144 फर्जी मिल गए, वो पीटीआई की भर्ती पर क्यों नहीं बोलते? आरपीएससी के पुनर्गठन पर क्यों नहीं बोलते, जो राजस्थान के नौजवानों के भाग्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है? मान लीजिए हमसे गलती होगी कांग्रेस से, लेकिन उस वक्त जब आपकी सरकार थी तब सबको पता था कि पेपर लीक हो गया, उसके बावजूद आपने आनंद फानन में प्रशिक्षण शुरू करवाया। आपने जांचें नहीं कराई। आज आरपीएससी को गूंगी बहरी कह दिया गया, आज आरपीएससी को गूंगी बहरी कह दिया गया। हमारी गलती है, राजस्थान के नौजवान बर्बाद हुए। प्रतीक जी, मिथिलेश जी ने सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए। और एक और बात है कि आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि राजस्थान में भी क्या कोई बदलाव होंगे? अंतिम टिप्पणी। देखिए, मैंने अभी आप जो मेरी बात की शुरुआत की थी, मैंने बोला था कि जो बदलाव होती है वो सतत प्रक्रिया होती है। अगर हमारा आला कमान, हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है और राजस्थान की लीडरशिप है, बैठकर डिस्कस करेंगे और डिसीजन लेंगे। अगर बदलाव की जरूरत महसूस होगी तो निश्चित तौर पे बदलाव करेंगे और बदलाव होते रहने चाहिए। और इनकी मिथिलेश जी का मैं एक सवाल सुन नहीं पाया था, प्लीज रिपीट कर देंगे? मैं यही कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब कांग्रेस को यूथ से जुड़ने के लिए अपनी गलती स्वीकार करे। जिस आरपीएससी को गूंगी बहरी कहा गया है, जिसकी वजह से राजस्थान के नौजवानों का भविष्य खराब हुआ है, उसके पुनर्गठन के लिए मांग करे विधानसभा में। ये फोन टेपिंग की वाली जो राजनीति है, इससे बड़े राजस्थान के नौजवानों के भाग्य की बात करें।
और सचिन पायलट का खाना देने अरे के बाद में मिथिलेश अचानक जी, भूचाल आ गया कि कहीं सचिन पायलट तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, उस पर भी जवाब देते हैं। हालांकि मिथिलेश जी आजकल राहुल गांधी के चहेते बने हुए तो एक युवा तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आप बोल रहे कांग्रेस पार्टी को युवाओं को तरजीह देनी पड़ रही है। एक युवा तो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। दूसरी बात, अगर आरपीएससी के पुनर्गठन की इस पैनल में सबसे युवा हूं शायद मैं, इस पैनल में सबसे ज्यादा युवा हूं मैं, हेमंत जी अब मौका है ना? दीजिए, मैं बोल दूसरी बात, अगर आप आरपीएससी पुनर्गठन की बात कर रहे हैं तो आरपीएससी पुनर्गठन के लिए हमने लगातार समय समय पे हमने बात करी। बोलता है उसके बीच। अरे मेरी बात, मेरे ही सवाल पूछ रहे थे वो, राकेश जी हेमंत जी ने मुझे बोलने के लिए कहा। राकेश जी उन्होंने सवाल मुझसे पूछा था, आप बोल लीजिए। बताइए कौन बोलेगा? राकेश जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी आपको। देखिए, अभी जिला परिषद इलेक्शंस और पंचायत समिति सदस्य इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे। अभी प्रतीक जी ने ये मुद्दा यहां बीच में छोड़ दिया था। तो मैं बताऊं आपको कि 16 सीटों पर कल जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, 16 सीट के अंदर 10 सीट बीजेपी ने जीती है। हमने पिछली सीटों से +4 किया है। जिला परिषद सदस्य के 3 सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं, उसमें से 2 सीटों पे बीजेपी जीती है, 1 पे हमने +1 किया है। उपचुनाव में 4 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई, हमने 5 सीटें दी थी, +4 किया। तो झूठ, देखिए लेकिन आपने कहा था पंचायत समिति तो बदलाव भी होंगे। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से बदलाव की बातें कही जा रही है, बदलाव के बयान है, लेकिन ये बयान